हाँ तो बच्चों, अपना समतल दर्पण चल रहा था। आज अपन समतल दर्पण में वेग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समतल दर्पण में वेग के दो केस होते हैं। केस नंबर 1, जब बिंब दर्पण के लंबवत गति करे। बिंब कैसे गति करे? दर्पण के लंबवत। तो सबसे पहले देखो, ये आपका दर्पण है M, ठीक है, और इसके जो बिंब होगा वो कैसे गति करेगा? लंबवत। लंबवत का मीन्स ऐसे, ठीक है। तो सपोज दैट ये आप लोगों का बिंब है, ये कितनी स्पीड से गति कर रहा है? VO से। इसका वेग कितना है? V0, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कितनी गति से वेग करेगा? ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है VO इक्वल टू माइनस VI। वेग है, सदिश फॉर्म में लिया है, इसका मीन्स आपने लेट्स अज्यूम इस दिशा को आपने क्या लिया है? पॉजिटिव। तो इधर पॉजिटिव लिया है, तो VO अगर इधर है तो प्रतिबिंब का वेग किधर होगा? इधर। माइनस आया है ना, तो माइनस का मतलब हो गया विपरीत दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का VI वेक्टर। बात समझ में आ गई? कैसे? जैसे ये आपका बिंब है, इस दर्पण के लंबवत 2 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो भी कितने वेग से गति करेगा? 2 मीटर पर सेकंड से, लेकिन दिशा क्या होगी? विपरीत। ये इधर गति कर रहा है, तो इसका प्रतिबिंब किधर गति करेगा? इधर करेगा, क्योंकि VO इक्वल टू क्या है बेटा? माइनस का VI। बात समझ में आ गई? अच्छा, आराम से देखो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये आप लोगों का बिंब है, ठीक है, अच्छी बात है। ये कितनी स्पीड से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से। दर्पण के कैसे है? लंबवत। और आपका दर्पण भी गति कर रहा है। दर्पण किस डायरेक्शन में गति कर रहा है? इस डायरेक्शन में गति कर रहा है। कितने से? 5 मीटर पर सेकंड से। तो आपको बताना है कि इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कितने वेग से गति करेगा। ठीक है बच्चों, आपने इस वाली डायरेक्शन को क्या लिया है? धनात्मक। ये मानना है आपको, ठीक है। तो बेटा इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है VM इक्वल टू VO प्लस VI अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। VM का मतलब क्या है? दर्पण का वेग, VO बिंब का वेग, VI प्रतिबिंब का वेग अपॉन 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ से देखो, अगर ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करें तो इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया है, तो VO कितना है बेटा? 10। तो यहाँ से अगर देखें VO की वैल्यू कितनी है? प्लस का 10। क्यों? इधर पॉजिटिव और बिंब किधर जा रहा है? इधर ही जा रहा है, प्लस का 10। VI प्रतिबिंब का वेग बताना है, तो VI अपॉन 2, और यहाँ पे VM यानी दर्पण का वेग। दर्पण का वेग कितना होगा? दर्पण का वेग दे रखा है -5 मीटर पर सेकंड। कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, मतलब विपरीत दिशा में। इट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? -5। सदिश रूप में लेना है तो अपोजिट विपरीत दिशा आ गई, तो विपरीत दिशा में क्या ले लोगे आप? -5। बात समझ आ गई? अच्छा, तो यहाँ से अगर बात करें तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो गया? -10। बात समझ आ गई? इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया? प्लस का 10, और प्लस का क्या आ गया? VI। कोई दिक्कत है बेटा? इसको इधर भेजो तो -10, और ये कितना हो गया? -10 इक्वल टू VI। तो यहाँ से VI इक्वल टू कितना हो गया? -20 मीटर पर सेकेंड। किसी को भी 1% दिक्कत है तो बता दो भाई। VI यानी प्रतिबिंब का वेग होगा -20 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब क्या हो गया कि कौन सी डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में इसकी गति होगी -20 मीटर पर सेकेंड। बस समझ में आ गई? तो आप लोगों को ये डायरेक्ट फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। ये कौन सा केस था? यहाँ पे दर्पण कैसे था? विराम अवस्था में। इस वाले केस में दर्पण भी क्या कर रहा है? गति कर रहा है। जब दर्पण गति करे तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तब कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है, ठीक है। अरे भाई ये जो है ना, ये भी इसी फॉर्मूले से आया है। कैसे? देखना इधर देख,
थोड़ी सी बात बता दूँ मैं आपको, मेन फॉर्मूला वैसे यही है। कैसे, जैसे सपोज दैट इस वाले केस में दर्पण क्या था, रेस्ट पे था, तो Vm बराबर क्या हो गया 0। तो इस केस में बात करें तो 0 इक्वल टू VO प्लस VI अपॉन 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 0 हो गया, तो VO प्लस VI इक्वल टू क्या हो गया 0, तो VO इक्वल टू क्या हो गया माइनस का VI। तो यही तो है भाई फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का फॉर्मूला है। तो ये कौन सा केस मैंने आपको बताया, जब बिंब दर्पण के लंबवत गति करे। एक केस और है इसमें सिंपल सा, वो क्या है जरा देखना। छोटी सी बात एक और है, बात नंबर 2, जब बिंब दर्पण के समानांतर गति करे। तो इसमें क्या होगा, बस एक छोटा सा डायरेक्ट आपको याद रखना है कि ये आप लोगों का दर्पण है, ठीक है, और ये आप लोगों का बिंब है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका प्रतिबिंब, ठीक है। अच्छा, समांतर का मतलब हो गया कि अगर सपोज दैट ये VO वेग से गति कर रहा है, तो जो इसका प्रतिबिंब होगा वो भी कितने वेग से गति करेगा, VI से। मतलब जितने से बिंब गति करेगा उतने से ही क्या गति करेगा, प्रतिबिंब। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, VO इक्वल टू VI, खेल खत्म। VO इक्वल टू VI, सब जितने वेग से बिंब गति करेगा उतने ही वेग से क्या गति करेगा, प्रतिबिंब। तो VO इक्वल टू क्या आ गया आपका VI। सपोज दैट जैसे ये 5 मीटर पर सेकंड से गति करे, तो इसका प्रतिबिंब होगा वो भी क्या गति करेगा, 5 मीटर पर सेकंड से। बात समझ में आ गई ना। तो ये जो मैंने 2 फॉर्मूले बताए हैं आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बात करेंगे अपन विचलन कोण। विचलन कोण, डेविएशन एंगल, ठीक है, ठीक है। विचलन कोण क्या होता है, ठीक है भाई। तो देखो ये आपका समतल दर्पण है, ये क्या है, समतल दर्पण, और इस दर्पण पर ये प्रकाश की किरण आपतित हुई, ठीक है। ये प्रकाश की किरण क्या हुई, आपतित, और आपतित होने के बाद क्या हो गई, परावर्तित। ये क्या है, आपतित किरण, ये क्या है, परावर्तित किरण, और ये क्या है आप लोगों का अभिलंब N। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है। अच्छा, आपने क्या किया, आपतित किरण को की मूल दिशा को आगे बढ़ाया, तो आपतित किरण की मूल दिशा के साथ परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं विचलन कोण डेल। आपतित किरण की मूल दिशा के साथ परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उसे बोला जाता है विचलन कोण डेल, ठीक है। ये क्या है आपकी आपतित किरण, और ये क्या है, परावर्तित किरण, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बोलूं, अरे ये आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा, आपतन कोण I, और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का परावर्तन कोण R, लेकिन आपको पता है I इक्वल टू R होता है, तो आप इसको भी क्या बोल सकते हो, I। अच्छी बात है। मैं आपसे बोलूं कि ये कोण कितना होगा, तो आप बोलोगे सर एक सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो 180 में से ये I और ये I अगर आप लोगों ने माइनस कर दिया, ये वाला I और ये वाला I 2I माइनस कर दिया, तो ये वाला जो कोण होगा वो होगा 180 माइनस 2I।
तो विचलन कोण का मतलब कितना आया आपके सामने, 180 माइनस 2i। बात समझ में आएगी नहीं आई? अरे सीधी रेखा है, कितना कोण बनाएगी, 180। ये दोनों कितने हो गए, 2i। तो 180 में से 2i को माइनस कर दोगे तो ये कोण बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये कोण कितना आया, 180 माइनस 2i। तो विचलन कोण कितना आया, 180 माइनस 2i। परिभाषा एग्जाम में पूछे तो परिभाषा क्या होगी, आपतित किरण की मूल दिशा के साथ, आपतित किरण है उसकी मूल दिशा के साथ परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उसको क्या बोलोगे, विचलन कोण। किसी को दिक्कत? नो दिक्कत? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आज अपन आगे बढ़ेंगे और आज अपन बात करेंगे गोलीय दर्पण की। किसके बारे में बात करेंगे जरा बताना, गोलीय दर्पण। ठीक है ना, दो प्रकार के दर्पण थे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में अभी तक अपन ने बात की, आज अपन स्टार्ट करेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे बेटा, गोलीय दर्पण। अच्छी बात है। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण वास्तव में एक खोखले गोले का भाग है। गोलीय दर्पण क्या है, एक खोखले गोले का क्या है, भाग। मतलब ये क्या आ गया आप लोगों का, खोखला गोला, इसी का एक भाग है। इसमें क्या किया जाता है कि आपने यहां से दो वक्रित भाग लिए। क्या लिए, दो वक्रित भाग। एक जैसे मैंने ये वाला लिया और एक मैंने ये वाला लिया, दो वक्रित भाग लिए। एक मैंने ये वाला लिया और एक कौन सा लिया मैंने, ये वाला। सही है? अच्छा ठीक है। अब क्या है इसमें कि ये वक्रित भाग है, इस वक्रित भाग के आपने जो अंदर वाला भाग है उसमें क्या कर दिया, आपने पॉलिश कर दी। ये जो वक्रित भाग है इसके पॉलिश कहाँ किया आपने, अंदर वाले। और बाहर वाला जो भाग है वो कैसा है, वो है परावर्तक सतह। बाहर वाली कैसी है, परावर्तक सतह। अंदर वाली पे क्या कर दिया आपने, पॉलिश। अच्छा, तो इस प्रकार का जो दर्पण बनेगा उसको बोलोगे आप क्या, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। दो तरह के दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो सबसे पहले मैंने बात की उत्तल दर्पण। सर उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण ऐसा वक्रित भाग होता है जिसकी आंतरिक सतह पॉलिश की हुई और बाहर वाली सतह क्या हो, परावर्तक सतह। तो इस प्रकार के दर्पण को क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। दूसरी बात आती है अवतल दर्पण की। दूसरी बात किसकी आती है बेटा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसकी बाहर वाली सतह क्या हो, पॉलिश की गई हो और अंदर वाली सतह क्या हो, परावर्तक सतह। यहाँ पे ये वाली सतह क्या है, परावर्तक सतह, और बाहर वाली क्या है, पॉलिश सतह। तो इस वक्रित भाग को या इस दर्पण को कौन सा दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण। बात समझ में आ गई, उत्तल और अवतल दर्पण क्या होते हैं। अब मैं आपके सामने छोटी छोटी परिभाषाओं के बारे में बातें करूंगा, जो वैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ी भी हैं, लेकिन आप ज़रा ध्यान दें अच्छे से कौन कौन सी परिभाषाएं हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे, एक बार मैं यहाँ पे सभी परिभाषाएं लिख देता हूँ जिनके बारे में अपन को बात करनी है। सबसे पहले बात करेंगे अपन द्वारक। नेक्स्ट परिभाषा की बात करेंगे अपन वक्रता केंद्र। ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा की बात करेंगे अपन वक्रता त्रिज्या।
अगली परिभाषा की बात करेंगे अपन ध्रुव। नेक्स्ट परिभाषा मुख्य अक्ष। नेक्स्ट परिभाषा है मुख्य फोकस। और लास्ट में अपन इसके बारे में बात करेंगे फोकस दूरी। सबसे पहले स्टार्टिंग में अपन को ये परिभाषाएं पढ़नी है, ठीक है। तो स्टार्ट। सबसे पहले द्वारक किसे कहते हैं, ठीक है भाई, फटा हुआ है, मैं फटाफट बता रहा हूँ, फटाफट दिमाग में बैठाते चलो। द्वारक क्या होता है? देखो बेटा, द्वारक क्या चीज़ है। द्वारक का मतलब ये होता है कि साहब जो आप लोगों की परावर्तक सतह थी, कौन सा भी ले लो दर्पण, जैसे, ठीक है ना, कौन सा भी, जैसे मैंने ये कौन सा ले लिया आपके सामने, कौन सा दर्पण है? अवतल। तो इस दर्पण या इसकी ये जो परावर्तक सतह कौन सी है इसमें, ये परावर्तक है, और ये कैसी है? पोलिस सतह। ये है परावर्तक सतह, ये कैसी है? पोलिस। तो ये कौन सा दर्पण है वैसे? अवतल दर्पण है ना। हाँ। तो जो परावर्तक सतह का व्यास होता है, परावर्तक सतह का व्यास, इसको बोला जाता है द्वारक। द्वारक किसे कहते हैं? परावर्तक सतह है, इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है उसको क्या बोलते हैं? द्वारक। व्यास का मतलब हो गया ये, इसका क्या हो गया? व्यास। और इसी को क्या बोलोगे आप? द्वारक। इसी को क्या बोलोगे? द्वारक। बात समझ में आ गई? परावर्तक सतह का व्यास क्या कहलाता है? द्वारक। अच्छी बात। नेक्स्ट, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका जो केंद्र होगा उसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। अरे इसी का तो भाग थे ये, आपने यहां से वक्रित भाग काटे थे, एक इधर वाला काटा था और एक इधर से काटा था, तो इसका जो केंद्र होगा उसी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ये रहा वक्रता केंद्र, सी से डिनोट करते हैं, सेंटर। वक्रता त्रिज्या, इस खोखले गोले की जो त्रिज्या होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी उसी को क्या बोलोगे आप? उसी को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। ध्रुव, नेक्स्ट, जिसको पोल बोलते हैं बेटा, पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके बाद में पोल, ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होता है, इस परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु है उसी को क्या बोला जाता है बेटा? ध्रुव बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? ध्रुव बोला जाता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके बाद में आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष है आप लोगों का ये जो दर्पण था, तो यहाँ पे ये आप लोगों का क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, सॉरी ये आप लोगों का हो गया ध्रुव पी, पी से डिनोट करते हैं, और ये सपोज दैट इसका ये हो गया सेंटर, ठीक है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है? जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है उसी को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। उसी को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। कोई नाराजी हो तो बता देना बेटा।
चलो, इसके बाद में अपनी दो परिभाषाएं रह गई। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य फोकस की। मुख्य फोकस, किसके बारे में बात की? मुख्य फोकस के बारे में बात की। साहब मुख्य फोकस क्या है? तो सुनो, ये आप लोगों का अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। और ये आपकी मुख्य अक्ष है, ये आपका सेंटर है, ये आपका ध्रुव है। तो मुख्य अक्ष के, ये क्या है आपकी मुख्य अक्ष, ये क्या है? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से पास होती हैं, जिस बिंदु से गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस कहलाता है कैपिटल एफ। किससे डिनोट करोगे? कैपिटल एफ से। जैसे ये कौन सा दर्पण था? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण था? अवतल दर्पण। इसे में अगर मैं बात करूंगी साहब, इसका सेंटर कहाँ जाएगा? अंदर। तो ये क्या हो गया उत्तल दर्पण के केस में? अच्छी बात है। ये आपका ध्रुव हो गया, पोल। तो ये क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आई, अब अंदर तो जा नहीं सकती क्योंकि पोलिस है, तो परावर्तित होके चली गई। यहां से देखोगे तो पीछे से आपको आती हुई नजर आएंगी। तो जिस बिंदु से आती हुई नजर आ रही है वो क्या कहलाता है? आपका मुख्य फोकस। बात समझ में आ रही है ना? इट मीन्स अवतल दर्पण में मुख्य फोकस वास्तविक होता है, अरे बन रहा है, वास्तव में जा रही है, जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस आभासी होता है, ऐसा लग रहा है। बस में ऐसा लग रहा है, वास्तव में रे नहीं जा रही। तो ये आप लोगों का क्या हो गया? मुख्य फोकस। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अगली बात है कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको बोला जाता है फोकस दूरी, और इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एफ से। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से। सिमिलर, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की ये जो दूरी होगी इसको क्या बोलोगे? फोकस दूरी, स्मॉल एफ। ठीक है बच्चों, तो फोकस दूरी का मतलब समझ में आ गया? फोकस दूरी क्या होती है? ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी, छोटा एफ। तो ये क्या होगी आपकी फोकस दूरी। तो इस प्रकार से मैंने आपको सभी परिभाषाएं बता दी। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने छोटी क्लास में ये परिभाषाएं पढ़ी भी हैं। ठीक है ना? अच्छा चलो, ठीक है। अब मैं गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम हैं, ठीक है, कुछ रूल हैं, उनके बारे में बात करूंगा। वैसे आप इनसे भली भांति परिचित हैं, लेकिन फिर एक बार आप देखिए कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1, प्रतिबिंब बनाने के नियम। क्या आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, इसमें रूल नंबर पहला,
रूल नंबर 1 है कि ये जैसे आप लोगों का अवतल दर्पण है, ये आपकी मुख्य अक्ष है। जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती हैं बेटा? फोकस से, मुख्य फोकस से पास होती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूं जैसे अवतल दर्पण में, और यहां मैं बात करूंगा उत्तल दर्पण की। ठीक है, इसमें भी रूल नंबर 1 जो अभी बताया, यह आप लोगों का अवतल दर्पण है। जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष से समांतर आएंगी, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होती हुई प्रतीत होंगी वो क्या कहलाएगा? आपका मुख्य फोकस, यानी मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी। पहली बात नंबर 1। इसी में रूल नंबर 2 की अगर बात करें तो रूल नंबर 2 क्या है बेटा? ध्यान देना। रूल नंबर 2 है कि जो प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से गुजरेंगी, कहां से गुजर रही है बेटा? मुख्य फोकस से, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी? समांतर। जो प्रकाश की किरणें कहां से पास हो रही हैं? मुख्य फोकस से, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा? वो क्या हो जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर। सिमिलरली इसमें ऐसा लग रहा है कि ये आपका क्या हो गया? फोकस। कोई प्रकाश की किरणें ऐसा लग रहा है कि कहाँ पे जा रही है? मुख्य फोकस पर। ये प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? ऐसा लग रहा है कहाँ जा रही है? मुख्य फोकस पर। तो परावर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। इसमें क्या होगा? ऐसा लगा कि ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पे जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? ये अवतल और ये उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। रूल नंबर 2। अच्छा, रूल नंबर 3 है इसमें, वो जरा देखते हैं। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, रूल नंबर 3, जो प्रकाश की किरणें, ये आप लोगों का मुख्य फोकस है और यहां पर ही क्या होगा बेटा? वक्रता केंद्र। तो जो प्रकाश की किरणें सपोज दैट वक्रता केंद्र से जा रही हैं, गुजर रही हैं, तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस आ जाएंगी। अरे भाई, ये प्रकाश की किरणें कहां से गुजर रही है? वक्रता केंद्र से, तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पाथ पर वापस लौट जाएंगी। बस समझ में आई कि नहीं आई? जैसे यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे मान लो आप लोगों का सेंटर है, तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? सेंटर पे। ऐसा लग रहा है, वास्तव में जा नहीं रही। यहाँ पे सारे काम कैसे होंगे? आभासी। ऐसा लग रहा है कि कहाँ पे जा रही है? सेंटर पे। तो पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाएंगी, पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाएंगी। रूल नंबर ये कौन सा हो गया? 3। ठीक है, अब बात करते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है कि सपोज दैट ये प्रकाश की किरणें कहाँ आपतित हुई? ध्रुव पर। तो मुख्य अक्ष से जितने कोण पर आपतित हुई उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती
है। ये प्रकाश की किरण कहाँ गई बेटा? पोल पर। तो जितने कोण पर आई उतने ही कोण पर परावर्तित होके चली गई। सिमिलर केस यहाँ पे है। ये प्रकाश की किरण कहाँ पे आपतित हुई? ध्रुव पे। तो जितने कोण पर आई उतने ही कोण पर परावर्तित होके चली गई। तो बेटा ये आप लोगों के 4 नियम थे, जो भी रह जाएंगी। जो मेन बात है वो इन्हीं के बारे में अपन को बात करनी है। जो भी अपन आगे अभी आपके सामने काफ़ी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध आएगा, दर्पण सूत्र आएंगे, सबको डिराइव करेंगे बेटा। और फिर उसके बाद में उनके क्या होंगे? न्यूमेरिकल। ठीक है। तो आपकी बोर्ड के अगर एग्जाम की वे में बात करूं तो आप लोगों के जो अभी आएंगे डेरिवेशन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है ना। तो सारों के अंदर जो भी नियम बढ़ेंगे वो यही है कि साहब जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है फोकस से चली जाती है, जो फोकस से जाती है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जो वक्रता केंद्र से जाती है उन्हें उसी पाथ पर वापस लौट जाती है, और जितने कोण पर ध्रुव पर आपतित होती है उतने कोण पर परावर्तित हो जाती है। तो ये आप लोगों के क्या थे? नियम थे। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसमें अपन को बात करनी है पहले साइन कन्वेंशन की। ये सारी बातें अपन पहले ही कर लेते हैं भाई, जो भी हैं। चिन्ह परिपाटी किसके बारे में बात करनी है जरा बताना मेरे को आप? साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, ठीक है ना। अच्छा, चिन्ह परिपाटी क्या है उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है जरा बताना एक बार? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अच्छा, तो सबसे पहले ये आप लोगों का क्या है? ध्रुव, पोल, जिससे पीछे डिनोट करते हैं ध्रुव। सबसे पहले इसमें बात नंबर 1 आती है, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। जो भी दूरियां मापोगे वो कहां से मापोगे? ध्रुव से। मैं आज इस बात को क्लियर कर दूंगा आप लोगों को कि किस प्रकार से किसको पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बात करते हैं, सारी क्लियर होंगी। तो मैं जो बता रहा हूं उसको दिमाग में बैठाओ। सबसे पहले बात नंबर 1 है, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। सबसे पहले आपको कहां से पास होना है? ध्रुव से जाना है। सबसे पहले ध्रुव पे जाके बैठ जाओ और वहां से आप लोगों को देखना है। तो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, बात नंबर 1। यस। नेक्स्ट, बात नंबर 2, जो प्रकाश की किरणें आपतित प्रकाश की किरणें हैं, जो परावर्तक सतह पर आपतित हो रही हैं, जो परावर्तक सतह, ये कौन सी सतह है? परावर्तक सतह। तो आपतित हो रही हैं उनको तो लेते हैं पॉजिटिव, यानी आपतित दिशा में। अरे परावर्तक सतह है तो यहाँ पे क्या हो रही हैं? प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं। तो जो आपतित दिशा है इधर तो क्या लोगे? पॉजिटिव। और परावर्तित यानी उसके विपरीत दिशा में आपको क्या लेना है? नेगेटिव। आपतित प्रकाश की किरणें हैं उसको क्या लोगे? धनात्मक। और इसके विपरीत दिशा में क्या लोगे आप? नेगेटिव। बात समझ में आ गई ना? इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर की साइड क्या लोगे? पॉजिटिव। और नीचे की तरफ मुख्य अक्ष के क्या लोगे आप? नेगेटिव। और दर्पण के इस डायरेक्शन में आप क्या लोगे? पॉजिटिव। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोला? आपतित किरण, जो आपतित किरण है इधर इस डायरेक्शन में आपको क्या लेनी है? पॉजिटिव डायरेक्शन। इसके विपरीत क्या लेना है? नेगेटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ क्या लेना है आपको? नेगेटिव। और इस डायरेक्शन में क्या लेना है आप लोगों को? पॉजिटिव। ठीक है? ठीक है बच्चों, तो अपन ने ये पढ़ी चिन्ह परिपाटी। और अगर मैं एक बात और बताऊं कि जो अवतल दर्पण होता है ना, उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक
और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक। ये भी करो, ठीक है, इसके बारे में अपन बात कर लेंगे, अभी याद रखो आप, ठीक है। अच्छा, अब बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है फोकस दूरी f व वक्रता त्रिज्या r में संबंध बोर्ड के अकॉर्डिंग इंपोर्टेंट, ठीक है ना। फोकस दूरी f व वक्रता त्रिज्या r में संबंध बोर्ड के दृष्टिकोण से क्या है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा, क्या है इसमें, ध्यान देना, आराम से समझना अच्छे से। ये आप लोगों का अवतल दर्पण है, अच्छी बात है सर। अवतल दर्पण पर ये प्रकाश की किरण आपतित हुई, आपतित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो कहां से पास होगी, फोकस से, मुख्य फोकस से परावर्तित होगी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपको पता है ये क्या होगा, आपका आपतन कोण I और ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण R। ये विलंब आ गया ना बीच में, अब विलंब कहां से पास होता है, वक्रता केंद्र से जाता है, तो ये क्या हो गया आपका, मुख्य फोकस से चला गया। ये I तो ये R, लेकिन I इक्वल टू R होता है, तो ये भी I, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका I, अच्छी बात है। तो ये आप लोगों की फोकस दूरी हो गई छोटा f, और सेंटर से ध्रुव के मध्य की दूरी वो क्या करती है, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। इनमें आपस में संबंध क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे छोटी सी बात, पहले यहाँ IMC और MCF बराबर I। IMC देखो, IMC और MCF बराबर I। बात समझ आएगी, अरे भाई जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा एकांतर कोण से। IMC इक्वल टू MCF इक्वल टू I, वेरी गुड, एकांतर कोण से। नेक्स्ट IMF कितना कोण है बेटा, 2I टोटल, और MFP ये भी कितना है, 2I होगा, किससे, एकांतर कोण से। अरे यार IMF ये कोण टोटल 2I, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 2I, Z बन रहा है ना, एकांतर कोण से। सबसे पहले बात करें, ये दो बातें बताओ पहले तो आप, ठीक है। इसके बाद त्रिभुज MPC से, MPC कहाँ है जरा देखो, MPC ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज की बात करें तो यहां से अगर मैं tan I, ये कौन कितना है बेटा I, ये I है, तो यहां से मैं अगर tan का फॉर्मूला लगाऊं, tan बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से क्या होगा, लंब बटे आधार, तो लंब क्या होगा और आधार क्या होगा, ये वाला। अरे ये आप बोलो सर स्ट्रेट लाइन पे, अरे ये द्वारक बहुत कम है इसका, इसलिए आप इसको सीधी मान सकते हो, इसका द्वारक क्या है, बहुत ही कम, इसलिए ये लंबवत ही है। तो लंब क्या हो गया MP और आधार क्या हो गया CP, तो MP अपॉन PC या CP इक्वल टू क्या हो गया, ये इसको ऐसे बोल सकते हो MCP से। अच्छा, tan I बराबर क्या हो गया, MP अपॉन PC, तो MP तो MP रहने दो इसको तो, और PC की जगह क्या कर लो, PC का मतलब क्या हो गया R। इसमें आगे बोलूं, यदि कोण बहुत अल्प हो तो, बेटा यदि कोण बहुत अल्प है ना, तो tan I को आप I के बराबर बोल सकते हो, tan I को किसके बराबर बोल सकते हो, I के, ठीक है ना। ये मैथ्स में प्रॉपर्टी लगती है कि कोण बहुत कम होता है ना, तो tan I बराबर क्या हो जाएगा I। तो यहां से अगर मैं tan I की जगह I लिखूं तो I इक्वल टू क्या हो गया, MP अपॉन R, समीकरण नंबर दे दो 1। बात समझ में आ गई ना। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज, एक तो ये वाला ले लिया, अब ये वाला लो, 2I वाला लो, तो त्रिभुज MFP में tan 2I, MFP में
tan 2i वही लंब बटे आधार, क्या होगा MP बटे FP, MP MP और FP की जगह क्या लिख सकते हो F। वही यदि कोण बहुत अल्प हो तो, कोण बहुत कम है तो tan 2i की जगह क्या लिख सकते हो 2i, tan 2i लगभग बराबर हो जाएगा 2i के। तो यहां से आप बोलोगे कि 2i बराबर MP बटे F, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत हो तो बता दो बेटा। समीकरण 1 आ गई, समीकरण 2 आ गई। अब क्या करें, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से करें तो एक काम करो बेटा, समीकरण 1 से i का मान उठा के और यहाँ रख दो। तो देखो रखते हैं 2 और i की जगह क्या लिख सकते हो जरा बताना, MP अपॉन R, MP अपॉन R इक्वल टू MP अपॉन F। तो बेटा MP से MP क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा है यहाँ पे 2 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन F। इसको वज्र गुणा करके इधर कर दो, इसको तो इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो F इक्वल टू क्या हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर और 2 क्या हो गया नीचे, F इक्वल टू R अपॉन 2। आपने छोटी क्लासों में डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखा होगा कि F इक्वल टू क्या होता है बेटा R अपॉन 2, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में, अपने बोर्ड के एग्जाम में इसको ड्राइव करवाता है कि F इक्वल टू R अपॉन 2, इसको सिद्ध कीजिए। तो आप लोगों को इस तरीके से इसको क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। बहुत ही आसान है, बात समझ में आ गई ना? ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई। पहले तो इसको और इसको करना है एकांतर कोण से, फिर इस पूरे को और इसको करना है, फिर एक बार tan i लेना है, एक बार tan 2i लेना है, दोनों को आपस में क्या करना है, इक्विलेट करना है और F इक्वल टू R अपॉन 2 बताना है। ठीक है ना? चलो